हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखने के इस कोर्स में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम फाइल हैंडलिंग के बारे में ही जानेंगे। लेकिन ये फाइल हैंडलिंग क्लास का सेकंड पार्ट है। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना, अदरवाइज़ आपको फाइल हैंडलिंग के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने सी प्लस प्लस के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे सी प्लस प्लस के, और आपको फाइल हैंडलिंग का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी हम ऑब्जेक्ट के डेटा को टेम्परेरी मेमोरी से निकाल कर परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में एक फाइल बनाकर स्टोर करना सीखेंगे। तो इस बात को मैं आपको एक बार डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। देखो, मान लो हमने कोई क्लास एंड ऑब्जेक्ट से एक प्रोग्राम बनाया, तो सबसे पहले तो क्लास कीवर्ड आएगा और क्लास का जो भी नाम आप रखना चाहो, मैं डेमो रख लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर हम जो भी क्लास के अंदर वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, वो सब कुछ इसके अंदर होगा। और यहाँ पर हमने क्लास की बॉडी को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और मेन फंक्शन के अंदर क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, OBJ। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट से हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे डेमो क्लास का, और उस फंक्शन के अंदर अगर हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट के पास कोई ना कोई डेटा ज़रूर होगा, यानी कोई ना कोई सी वैल्यूज़ ज़रूर होंगी। अगर हम उन वैल्यूज़ को फ्यूचर में फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो एक नॉर्मल प्रोग्राम से तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ओवरराइट हो जाती हैं, या फिर ये जो पूरा प्रोग्राम है ये रैम में होने की वजह से, हमने इससे प्रीवियस वाली क्लास के अंदर देख लिया था कि जो पूरा प्रोग्राम होता है वो रैम में ही लोड होता है। तो ये रैम चिप हो गई हमारी, ठीक है, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी है, और इसी के अंदर ये प्रोग्राम बना है। यानी जो भी वेरिएबल्स वगैरह आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे फंक्शन के अंदर, वो सब कुछ रैम के अंदर है। ऑब्जेक्ट भी रैम में बना है। तो जैसे आप ऑब्जेक्ट से फंक्शन को कॉल करते हैं, कोई भी आप वैल्यू पास करते हैं तो वो रैम में ही होगी। यानी ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा है, यहाँ पर देखिए OBJ में बना देता हूँ, ये हमारा OBJ हो गया। अब इस OBJ के पास जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी डेटा है, वो सब रैम में है। अब हम करने क्या वाले हैं कि ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा है ना, उसको रैम से निकालेंगे और हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक हार्ड डिस्क बनाते हैं। देखिए ये हार्ड डिस्क हो गई हमारी। तो इस हार्ड डिस्क के अंदर हम स्टोर करेंगे एक फ़ाइल बनाकर। तो हार्ड डिस्क में क्या होती है, फाइल होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे और फाइल के अंदर हम स्टोर करेंगे जो भी हमने ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यूज़ पास करी थी, उन वैल्यूज़ को रैम से निकालेंगे, हार्ड डिस्क में फाइल बनाकर इस फाइल में स्टोर करना सीखेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर हम क्या करेंगे, इस फाइल को वापस से रैम में ओपन करेंगे और यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट ने डेटा पास करा था उसको ही हम वापस से रीड करेंगे और मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले करना सीखेंगे। यानी हम पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे, पर किसके डाटा को, ऑब्जेक्ट के डाटा को। ओके, तो हम सीखने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जरिए यूज़ करना। तो चलिए इसके लिए हम सीधे सीधे डेव सी प्लस प्लस में चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लिया और इसके अंदर मैंने एक बेसिक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट में फाइल हैंडलिंग को यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम फाइल का नाम है फाइल हैंडलिंग एग्जाम्पल नंबर 2, और इसके अंदर मैंने देखिए क्लास बनाई है डेमो। इस डेमो क्लास के अंदर प्राइवेट मेम्बर वेरिएबल है नेम, जो कि एक तरह की करेक्टर एरे है। आप 20 करेक्टर्स का कोई भी नेम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। और एक इंटीजर में एज नाम का वेरिएबल बना लिया, जो कि एज को जब हम पास करेंगे तो इसको स्टोर करेगा। और पब्लिक के अंदर मैंने देखिए गेट डेटा नाम का फंक्शन बनाया है। अब इस गेट डेटा फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। सी आउट की हेल्प से हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रखा है, एंटर यूर नेम। तो जब हम इस लाइन को रीड करेंगे तो रन टाइम पर हम नेम को एंटर करेंगे तो नेम सीन किस में भेज देगा, नेम में भेज देगा। उसके बाद देखिए फिर हमने बोला एंटर यूर एज। तो ये स्टेटमेंट जब स्क्रीन पर आएगा तो हम एज एंटर करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैंने सीन डॉट इग्नोर फंक्शन यूज़ करा है। एक्चुअल में इस फंक्शन को तब यूज़ किया जाता है जब हमें लगता है कि इससे पहले जो वैल्यू पास की गई है वेरिएबल में, अगर बफर क्लियर नहीं है, यानी इनपुट बफर होता है वो क्लियर नहीं है, तो एक्चुअल में आउटपुट सही नहीं आएगा। तो आपके केस में भी कभी प्रॉब्लम आए जब आप कुछ वेरिएबल में डेटा पास कर रहे हैं, तो आप उससे पहले सीन डॉट इग्नोर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो ये इनपुट बफर को क्लियर करता है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को चलाने से इनपुट बफर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमने क्या करा कि जो भी हम एज एंटर करेंगे वो एज नाम के इंटीजर वेरिएबल में चली जाएगी। तो कुल मिलाकर डेमो क्लास के अंदर 2 मेंबर वेरिएबल हैं प्राइवेट टाइप के, और एक गेट डेटा नाम का ये फंक्शन है, ठीक है। हम आते हैं मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पर हमने क्लास की बॉडी को ऊपर क्लोज कर दिया और मेन फंक्शन के अंदर हमने डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ। ओके,
अभी देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पर कमेंट लगाकर दो फंक्शन और कॉल कर रखे हैं, ऑब्जेक्ट स्टोर डेटा फंक्शन और ऑब्जेक्ट व्यू ऑल डेटा फंक्शन। बट अभी हमने ये दोनों फंक्शन नहीं बनाए, हमने ओनली गेट डेटा फंक्शन बना रखा है, तो इसका कमेंट हटाता हूँ मैं। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस फाइल को सेव कर दिया मैंने, और अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि होने क्या वाला है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट में जाता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम रन हो चुका है, और एक्चुअल में ये हुआ है कि गेट डेटा जो फंक्शन है उसे कॉल करा गया है। फंक्शन के कॉल होने पर एंटर योर नेम बोल रहा है, तो यहाँ पर हम एक नेम एंटर कर देते हैं। यहाँ पर नेम एंटर कर रहे हैं हम राज। ओके, एंटर कर दिया। एज हम एंटर कर रहे हैं यहाँ पर 25। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ होगा कि जो हमने यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बनाया था, ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया था, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट हमने बनाया था ओबीजे। इस ओबीजे के पास एक तो राज है और एक 25 है, एक नेम है और एक एज है। लेकिन अभी तो ये है, अभी क्योंकि प्रोग्राम रन है, रन मोड में, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ऑब्जेक्ट के पास ये डेटा है। लेकिन मैं इसे क्लोज़ कर दूँ और इस प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करूँ और फिर से रन करूँ, तो जो वेरिएबल हैं वो भी क्लियर हो गए और ऑब्जेक्ट दोबारा से बना है। ऑब्जेक्ट दोबारा बना तो दोबारा से लिखा हो गया एंटर यूर नेम। अब अगर मैं यहाँ से एक नया नाम एंटर कर दूँ, यहाँ से मैंने एक नया नाम एंटर कर दिया कोमल। ओके, और यहाँ पर कोमल की एज एंटर कर दी, तो हुआ ये है कि फिर से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उसके पास फिर से नया डेटा आ गया। तो अगर मैं चाहूँ तो मुझे पुराना डाटा यूज़ करना हो, जैसे राज और उसकी एज को, तो मैं नहीं कर सकता। इस बेसिक प्रोग्राम से तो बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरा प्रोग्राम रैम में लोड हुआ है, रैम में ही ये दोनों वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, ऑब्जेक्ट भी रैम में बना है। तो जब नया ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर से वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है। और वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है कि वेरिएबल को ओवरराइड किया जा सकता है, वेरिएबल के अंदर नई वैल्यूज़ को पास किया जा सकता है। तो नई वैल्यूज़ जाती है, पुरानी वैल्यूज़ हट जाती हैं। तो ये बेसिक प्रोग्राम रैम में होने की वजह से डेटा को हम इसके अंदर परमानेंट स्टोर नहीं कर पा रहे, और डेटा परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा तो जो डेटा हम ऑब्जेक्ट से पास कर रहे थे उस डेटा को हम दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। तो अब हम करने क्या वाले हैं, हम इसके अंदर फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा है, अब डेटा क्या है ऑब्जेक्ट के पास, एक तो नेम है और एक एज है, इस डेटा को रैम से निकालकर हार्ड डिस्क में एक फाइल बनाकर स्टोर करेंगे ताकि इन फ्यूचर हम उस डेटा को यूज़ में ले पाएँ। ओके, तो फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ में लेने के लिए यहाँ पर देखिए हमने एक हेडर फाइल ऑलरेडी लगा रखी है एफ स्ट्रीम, ये तो लगाना कंपलसरी है, तभी हम वो फंक्शन यूज़ में ले सकते हैं जो हमें फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कंसेप्ट यूज़ करने में मदद करेंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट यूज़ में लेने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस जगह पर ये हमारे जो फंक्शन है ना, इसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। पहले तो इस जगह पर नीचे यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन हमारे लिए एक फ़ाइल बनाएगा और उस फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करने में मदद करेगा। तो फंक्शन का नाम देखो मैं स्टोर डेटा रख लेता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे यहाँ पर स्टोर डेटा वाला फंक्शन कॉल कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ वीडियो को पॉज करके, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने एक स्टोर डेटा नाम का फंक्शन बना लिया। ओके, फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करी। अब मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली क्लास में समझाया था कि यदि आपको फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर डेटा को राइट करना है, तो उसके लिए आपको ऑफ स्ट्रीम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, जो कि मैंने बना लिया है यहाँ पर। ऑब्जेक्ट का नाम है एफ आउट। अब एफ आउट क्या करेगा, ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। अब ये ओपन फंक्शन क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट लेता है ये फाइल का नाम, तो यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा में एक फ़ाइल का नाम दे दिया है, माई फाइल मैंने यहाँ पर नाम रख लिया है, और DAT उसका एक्सटेंशन है। ओके, डेटा फाइल। तो ओपन फंक्शन क्या करेगा, जिस लोकेशन पे प्रोग्राम है उसी लोकेशन पर एक माई फाइल नाम से एक फ़ाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओपन फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो फाइल का नाम लेता है और दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेता है फाइल का मोड। तो यहाँ पर देखिए फाइल के मोड हैं, दो मोड हैं यहाँ पर मैंने यूज़ कर रखे हैं। एक है ये अपेंड मोड, तो यहाँ पर जो अपेंड मोड है उसको ऐसे लगाना होता है iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर मैंने APP लिख दिया, इसका मतलब है अपेंड। ठीक है, अपेंड मोड कब यूज़ में लाया जाता है, जब आपको फाइल के अंदर डेटा राइट करना है लेकिन पुराना डाटा भी रखना है। मतलब हर बार फाइल ओपन करनी है, जो डाटा आपने एक बार राइट कर दिया वो भी रहे और जो नया डाटा आप राइट कर रहे हैं वो भी आता जाए। तो आपको फाइल को हमेशा अपेंड मोड में ओपन करना चाहिए। यहाँ पर एक मोड और आता है इन, तो उसका मतलब होता है रीड ओनली मोड, यानी आप फाइल को रीड ओनली मोड में ओपन कर रहे हैं, फाइल को केवल रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मोड और है, वो है बाइनरी,
जब हम फाइल को बाइनरी मोड में क्रिएट करते हैं और उसमें जो डाटा है वो बाइनरी मोड में राइट होता है, तो उस डाटा को जब वापस से ओपन किया जाता है प्रोग्राम के अंदर, तो उस पर हम प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी प्रोग्रामिंग एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर एक मोड और हमने यूज़ कर रखा है वो बाइनरी। तो यहाँ पर देखिए जो हमने माई फाइल बनाई है ये अपेंड मोड में ओपन होगी और बाइनरी मोड में भी ओपन होगी। यानी अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो ये पहली बार तो फाइल को बनाएगा, लेकिन फाइल क्रिएट है, अगर मान लो एक बार फाइल बन गई, दोबारा जब इसमें डेटा स्टोर किया जाएगा, हम तो बार बार डेटा स्टोर करेंगे, एक बार फाइल बनाकर ऐसा नहीं है कि हर बार नई फाइल बनाएंगे जब भी हमें डेटा स्टोर करना होगा। तो अगर फाइल पहली बार बन रही है, फाइल क्रिएट नहीं है, तो ओपन फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर इस फाइल को बनाएगा। लेकिन जब हम एक बार फाइल को बना देते हैं, उसके बाद जब हम बार बार सिर्फ डेटा राइट कर रहे हैं तो केवल डेटा राइट होगा, ओके, फाइल क्रिएट नहीं होगी बार बार। तो इसका मतलब समझ में आ गया आपको। एफ आउट ऑब्जेक्ट ओपन फंक्शन को कॉल करेगा। यहाँ पर ओपन फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास करें, एक है फाइल का नाम और एक है फाइल का मोड। और फाइल के मोड में हमने एक अपेंड यूज़ करा है, एक बाइनरी यूज़ करा है, ठीक है। एक अपडेट मोड भी होता है और एक रीड ओनली मोड भी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो ये एफ आउट ऑब्जेक्ट बनाया था, इस एफ आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने एक राइट फंक्शन कॉल करा है और इस राइट फंक्शन की हेल्प से हम डेटा को फाइल में राइट करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट के पास जो भी डेटा है उस डेटा को हम फाइल में राइट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जेक्ट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाकर जो भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग पास करते हैं वो डायरेक्ट फाइल में राइट कर दी जाती है। बट मैंने आपको बोला था कि एक तरीका और है, उसकी हेल्प से भी आप डेटा को फाइल में राइट कर सकते हैं और वो तरीका है राइट फंक्शन का यूज़ करके। तो यहाँ पर हमने राइट फंक्शन कॉल करा एफ आउट ऑब्जेक्ट से। अब ये जो राइट फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। तो यहाँ पर हमने इसको पहला आर्ग्यूमेंट बताया हुआ है और वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिख सकते, एक्चुअल में हमें यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि राइट फंक्शन किसका डाटा फाइल में राइट करे। तो एक्चुअल में हमें तो करना क्या है, ऑब्जेक्ट का डेटा फाइल में राइट करना है। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, दिस पॉइंटर की हेल्प से बता देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने स्टोर डेटा फंक्शन को कॉल करा है, यानी इसकी बात हो रही है। जो ऑब्जेक्ट इस स्टोर डेटा फंक्शन को कॉल करेगा उसकी बात हो रही है। उस ऑब्जेक्ट को ये पॉइंट करेगा और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के डेटा को करेक्टर में कास्ट कर लिया हमने, यानी टाइप कास्टिंग के हेल्प से करेक्टर में कास्टिंग कर ली। उसके बाद यहाँ पर हमने कोमा लगाकर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यूज़ कर रखा है। दूसरा आर्ग्यूमेंट देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है हमने। देखिए इसका मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, दिस पॉइंटर से इस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, किसकी, ओबीजे की, जो इस गेट डेटा को यहाँ पर देखिए कॉल कर रहा है, इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब दिस पॉइंटर से हमने ये तो बता दिया किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर बाहर लिखा हुआ है साइज ऑफ। साइज ऑफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइज बताते हैं उस डेटा की टोटल साइज़ क्या है। तो यहाँ पर हमने दो वेरिएबल बनाए, कौन से, देखिए यहाँ पर नेम और एज। तो इनकी जो टोटल साइज़ है वो तो हमें भी पता है क्या है, बट यहाँ पर जो टोटल साइज़ है वो साइज ऑफ ऑपरेटर से निकल जाएगी और उसकी टाइप कास्टिंग कर दी जाएगी करेक्टर में और उस डेटा को राइट कर दिया जाएगा माई फाइल के अंदर, ठीक है। इस राइट फंक्शन की हेल्प से हमने ऐसा कर दिया। तो आपको अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हो यहाँ पर, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सीधा सीधा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि राइट फंक्शन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं। ऐसे तो हम क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं और उसके बाद ऐसे हम उस जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जो भी डेटा उसकी साइज़ निकालते हैं, ठीक है। दिस का मतलब हो गया उस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अगर आपको फाइल में डाटा राइट करना है तो आपको कुछ ऐसे लिखना पड़ता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया, फिर फाइल का काम खत्म हो गया। तो यहाँ हमने एफ आउट डॉट क्लोज फंक्शन कॉल करा, यानी एफ आउट ऑब्जेक्ट ने क्लोज फंक्शन कॉल करा और फाइल को क्लोज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है स्टोर डेटा, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो एक फाइल बनेगी माई फाइल और उसके अंदर डेटा को राइट कर दिया जाएगा। और किसके डेटा को, जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हम मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पर देखिए ओबीजे डॉट स्टोर डेटा फंक्शन, ओबीजे जो हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है यह कॉल कर रहा है स्टोर डेटा फंक्शन को। लेकिन उससे पहले इस ऑब्जेक्ट से हमने गेट डेटा फंक्शन को कॉल करा। तो गेट डेटा फंक्शन से जो भी हम डेटा इन वेरिएबल में पास करेंगे वही डाटा तो इस ऑब्जेक्ट का होगा और उसी डेटा को स्टोर डॉट डेटा फंक्शन क्या करेगा, कॉल करने पर एक फाइल बनेगी और फाइल बनने पर राइट कर दिया जाएगा उस फाइल के अंदर, किसको, नेम को, एज को, जो भी हम गेट डेटा फंक्शन कॉल करते समय पास करेंगे, ओके। तो चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइलर रन करता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो रन हो चुका है कंपाइल होने के बाद। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है एंटर यूर नेम, तो यहाँ पर हम नेम एंटर कर देते हैं राज और यहाँ पर राज की एज एंटर कर देते हैं 25। तो अब देखिए जो ये नाम और एज हमने एंटर करी है, ये जो ऑब्जेक्ट का डेटा है ये फाइल बनकर उसमें स्टोर हो गया होगा।
तो इसे मैं आपको दिखाता हूँ उस फोल्डर में ले जाकर जहाँ पर ये प्रोग्राम है, वहाँ पर एक माई फाइल नाम से एक फ़ाइल बनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर वही फोल्डर है जिसमें सभी प्रोग्राम से, और यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल बन चुकी है myfile.dat के नाम से, और इसके अंदर वह नाम और एज स्टोर हो चुके हैं जो अभी हमने पास करे थे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से आप इस फाइल को वापस से रैम में ओपन कर सकते हैं और रैम से डेटा को वेरिएबल में स्टोर करके मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करके आप दिखा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने फाइल बनाकर उसमें डेटा राइट करा है, अब हम रीड करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम और करता हूँ, एक डेटा और राइट कर देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार और कंपाइल और रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पर मैं एक नाम और एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर कोमल की एज डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट से जो डेटा पास करा है वो फाइल के अंदर राइट हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप फाइल को वापस से ओपन कर सकते हैं रैम के अंदर, यानी आपको उस डेटा की फिर से रिक्वायरमेंट है, आपको डेटा देखना है। तो उसके लिए फिर आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन को कॉल भी कर रखा है, देखिए व्यू ऑल डेटा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर वो प्रोसेस लिख देते हैं जिससे हम फाइल को वापस से रैम में ओपन कर पाएँ और डेटा को रीड कर पाएँ। अभी हमने राइट किया था, तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं फंक्शन नीचे और वीडियो पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो को पॉज करके व्यू ऑल डेटा नाम का ये फंक्शन बना लिया था ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। और अब मैं आपको समझाता हूँ व्यू ऑल डेटा फंक्शन कैसे फाइल के सभी डाटा को रीड कर पाएगा जब ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये फंक्शन चलेगा। तो यहाँ पर आपको मालूम है, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि जब आपको फाइल को रीड करना है, यानी फाइल से डाटा को रीड करना है, तो आपको इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट एफिन बना लिया। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या करा, एफिन से ओपन फंक्शन को कॉल करा, और जो ये ओपन फंक्शन है ये इफ स्ट्रीम क्लास का ओपन फंक्शन है, और इस ओपन फंक्शन को भी दो आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो वो फाइल का नाम आपको यहाँ पर देना होता है जिसका डाटा आपको रीड करना है। तो यहाँ पर हमें जो हमने माई फाइल बनाई थी उसका डाटा रीड करना था, तो यहाँ पर हमने वो फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद इसका भी मोड बताना पड़ता है कि किस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। इस बार देखिए हमें फाइल में डेटा राइट नहीं करना, फाइल से डाटा को रीड करना है। तो यहाँ पर देखिए एक मोड है जो कि है रीड ओनली मोड। तो यहाँ पर हमने एक रीड ओनली मोड बता दिया कि हमें फाइल से डेटा को रीड करना है। उसके बाद फाइल को हमें बाइनरी मोड में भी ओपन करना है। ओके, फाइल तो ओपन हो गई है, लेकिन अब उससे हमें डेटा को रीड करना है। डेटा रीड करने के लिए हमें आगे और प्रोसेस करनी पड़ेगी और कोड लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि यदि एफिन को ये फाइल नहीं मिले, जिस फाइल को आप ओपन करना चाह रहे हो, यहाँ पर जो आपने नाम दिया उस नाम से कोई फाइल ही ना हो, तो फिर ये होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा फाइल नॉट फाउंड। अगर इस नाम की कोई फाइल नहीं हुई तो, अगर फाइल हुई तो, क्योंकि हमारे केस में तो फाइल है इस नाम की, तो फिर एल्स में जाएगा। अब देखिए हमने एल्स में क्या करा, एफिन ऑब्जेक्ट से रीड फंक्शन कॉल करा। अभी जो रीड फंक्शन है ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो वही लेता है कि यहाँ पर किस ऑब्जेक्ट की आप बात कर रहे हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की जिसने व्यू ऑल डेटा फंक्शन को कॉल करा है, यानी ओबियसली ओबीजे ने किया है। यहाँ पर देखिए व्यू ऑल डाटा को किसने कॉल किया है, ओबीजे ने किया है। तो यहाँ पर ये दिस का मतलब ये हो गया कि हम बात कर रहे हैं ओबीजे की। आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस का मतलब है इसे पॉइंट कर रहे हैं हम ओबीजे को। अब फाइल से डेटा को वापस से करेक्टर में कास्ट करना पड़ेगा, आपको करेक्टर में कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पर कर दिया रीड करते समय भी। ओके, और यहाँ पर वापस से देखिए हमने साइज़ बताने के लिए भी साइज ऑफ का यूज़ किया, और यहाँ पर दिस का मतलब ये हो गया कि इस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब देखिए फाइल में केवल एक ही डेटा तो था नहीं, बहुत सारा डेटा था, तो वहाँ पर हमने फर्स्ट डेटा को तो यहाँ पर रीड कर लिया व्हाइल लूप से बाहर। लेकिन हमें फाइल में से और भी डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने व्हाइल लूप चलाया। अब देखिए व्हाइल के अंदर हमने वही लिख दिया जो हमने इससे प्रीवियस क्लास में सीखा था कि यहाँ पर ये लूप तब तक चलता रहे जब तक कि फाइल की एंडिंग नहीं हो जाए, यानी नोट एफिन डॉट एंड ऑफ फंक्शन, यानी एंड ऑफ फाइल एक फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करेगा, तब तक कंडीशन को ट्रू रखेगा जब तक कि फाइल की एंडिंग नहीं हो जाती, फाइल में से पूरा डाटा रीड नहीं कर लिया जाता। ओके, तो लूप कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब जब पहली बार हम फाइल में से डेटा को रीड कर चुके थे इस व्हाइल लूप से बाहर ही, तो उसको हमें प्रिंट भी तो करना है। एक डेटा को तो हम रीड कर चुके हैं, तो उसे हमने यहाँ पर प्रिंट कर लिया। सी आउट से हमने लिखा यूर नेम इज़, नेम प्रिंट हो जाएगा जो भी फाइल में फर्स्ट नेम होगा, और एज प्रिंट हो जाएगी। यानी पहली लाइन में जो रिकॉर्ड है ना, उस रिकॉर्ड को इस लाइन के जरिए हमने प्रिंट कर दिया। देखिए एज को यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया और एंड एल लगा रखा ताकि नई लाइन से आए पहला जो हमने रिकॉर्ड यहाँ पर रीड करा था इस लाइन से। ठीक है, अभी तो उसमें एक रिकॉर्ड और है, हमने दो रिकॉर्ड डाले थे आपको याद हो तो अब दूसरा रिकॉर्ड फिर से एक्सेस करने के लिए, रीड करने के लिए यहाँ पर हमें
इसी लाइन को लिखना पड़ेगा जो हमने यहाँ पर लिखी थी, सेम टू सेम। क्यों लिखना पड़ेगा? जो फाइल पॉइंटर है वो फाइल पॉइंटर सेकंड रिकॉर्ड पर आ गया है, तो यहाँ पर सेकंड रिकॉर्ड ऑटोमेटिक रीड कर लिया जाएगा। अब ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाती, फाइल से पूरा डेटा रीड नहीं कर लिया जाता। तो ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, तभी तो लूप में रहेगा। लूप से तो बाहर तब आएगा ना जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये लाइन चलेगी। इस लाइन का चलने का मतलब आप ऐसे समझिए, फाइल से डेटा को रीड करा जा रहा है और फिर ये चल जाएगा और ये चल जाएगा, तो जो आपने फाइल से रिकॉर्ड को रीड करा यानी डेटा रीड करा वो प्रिंट कर लिया जाएगा। तो ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कि फाइल से पूरे रिकॉर्ड को रीड नहीं कर लिया जाता, नहीं पूरे डेटा को रीड नहीं कर लिया जाता। आप ऐसे समझिए। हमारे केस में फाइल के अंदर 2 ही रिकॉर्ड थे, यानी हमने 2 ही लाइन यहाँ पर फाइल के अंदर राइट करी थी। तो यहाँ पर तीसरा रिकॉर्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर एंड ऑफ फाइल फंक्शन क्या करेगा? ये चेक कर लेगा कि हाँ फाइल की एंडिंग हो गई है, तो फिर लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से यहाँ पर बाहर आ गए हम, और यहाँ पर हम लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पर फाइल को हम क्या करते हैं? क्लोज भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे fin.close, इस फंक्शन से हमने क्लोज कर लिया। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो रिकॉर्ड है वो फाइल से रीड कर लिए जाएंगे और यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंट भी कर रखा है। तो मैं इसे आपको कंपाइलर रन करके दिखाता हूँ। मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया और यहाँ पर देखो कॉल तो कर ही रखा है। अब देखिए मैं आपको एक काम और करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेन फंक्शन में 2 फंक्शन कॉल हो रहे हैं ना, तो मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे गेट डेटा नहीं चलाना है, मतलब डेटा पास नहीं करना है, और दूसरा स्टोर भी नहीं करना है। अब तो मुझे केवल आपको दिखाना है, फाइल से रिकॉर्ड को एक्सेस करके प्रिंट करके दिखाना मॉनिटर की स्क्रीन पर। तो इन दोनों फंक्शन को अभी फ़िलहाल नहीं चला रहा हूँ, इसलिए मैं इसे कमेंट बना देता हूँ। ठीक है, ये चलेंगे तो फिर से वो डेटा पास करना पड़ेगा हमें, फिर वो डेटा स्टोर होगा, उसके बाद जाकर दिखेगा। तो मैंने स्टोर तो कर ही रखा था, तो मैं सीधे से सेव करता हूँ और एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ गई है, छोटी सी एरर है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा गलत काम हो गया है कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है एक और क्लोज होगा। पहले तो यहाँ पर मैं एक कर्ली ब्रैकेट और क्लोज कर देता हूँ, और ये जो मैंने फाइल को क्लोज करा है इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ये एक्चुअल में बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस मैं इसे अब सेव करता हूँ और एक बार और चेक करता हूँ। तो एग्जीक्यूट में जाता हूँ, कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ। तो देखिए अब जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल होकर रन हो चुका है। तो यहाँ पर आप आउटपुट भी देख पा रहे हैं, योर नेम इज़ राज, पहला रिकॉर्ड है ये, और उसकी एज आ गई 25। और जो दूसरा रिकॉर्ड था फाइल के अंदर वो यही था, योर नेम इज़ कोमल, एंड उसकी एज आ गई 26। तो हमने ऑब्जेक्ट से यही डाटा पास करा था, और जब हमने फाइल में डेटा को राइट करा था तो वो यही डेटा था। तो इसी डाटा को हमने फाइल ओपन करके रीड कर लिया है और स्क्रीन पर प्रिंट कर लिया। तो आपको समझ में आ गया कि हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर भी फाइल हैंडलिंग को यूज़ कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट से जो हम डेटा पास करते हैं फंक्शंस में या वेरिएबल में, उसको हम फाइल बनाकर हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर हम वापस फाइल को रैम में ओपन करके और जो डाटा है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते हैं, उसे फाइल में स्टोर करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था फाइल हैंडलिंग का सेकंड वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको फाइल हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फाइल हैंडलिंग अच्छे से समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।